हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। राम राम। कल मेरे को लगता बात का इतना असर हो गया कि सुबह ढंग से रोटी ठोक के आए हो तुम लोग हैं। बाकी और दिन एनर्जी नहीं रहती, तुम्हारे अंदर इतनी है। चलो भाई, और आज ऐसे लग रहा है तुम्हारे सबके अंदर हैप्पी हार्मोन भी आज जागृत हो गए हैं। खुशी का तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। कोई नहीं, अब मुझे देख करके तो सब ऐसे ही खुश होते हैं, आप छोड़िए। पर्सनैलिटी हमें ऐसी है, नहीं समझा मेरी बात? यस। अच्छा, ओ माई गॉड है। तो अपना अफवाह तंत्र का टॉपिक चल रहा था। कुछ बालिकाएं अभी भी आपस में बातचीत कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बम बनाने की कोई बातचीत कर रही है ना? प्लीज़ मत करो। अब मैं बोलूँ तो तुम्हें नहीं बोलना, बस तुम्हें तो बोलना ही नहीं है, ये मान के चलो। अगली लाइन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं बोलूँ तुम मत बोलना। तुम ठीक है। ऐसा कब किया करेंगे? ऐसा अपन किया करेंगे जब अपना क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा ना। यस, तुम बोलते रहा करो, मैं चल जाया करूँगा, ठीक है ना? यस। और क्या, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अफवाह तंत्र का टॉपिक चल रहा था अपना। क्या चल रहा था? अफवाह तंत्र। आई होप बहुत सारे बच्चे घर पर जाकर के इसको पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और कि मैं आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे हैं। तो बेटा फिर कंपटीशन की तैयारी ऐसे तो नहीं हो पाएगी, है ना? तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर अभी भी नहीं कर रहे तो करते रहें, और संडे वगैरह को भी पढ़ते रहें थोड़े दिन। कुछ जो आपका सुख है, हंसी मजाक जो भी, ठीक है, लाइफ में चलता रहना चाहिए, लेकिन इतना भी समय मत खराब करो आप लोग, ठीक है? क्यों, किसी और की होने वाली है क्या? अमित सर की होने वाली है क्या? देख लेंगे। अगर बातचीत कर लूँगा कल मैं उनसे। अगर उनकी 2 घंटे रही तो बाकी 2 घंटे मैं ले लूँगा। उनकी 4 घंटे रही तो फिर तुम 4 घंटे ही लेना। अगर उनकी 2 घंटे रही तो 4-5 घंटे मैं ले लूँगा। उनकी नहीं रही तो बाकी पूरे टाइम में ले लूँगा। नहीं समझा मेरी बात? यस। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई टेंशन मत लो। तुम्हारी तरह नहीं कि भाई तो क्या दिक्कत है? अभी भी तो सुबह आ रहे हो और दोपहर 1 बजे जा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही? नहीं नहीं, इतना भी मुझे मत बताओ कि भाई हम इतनी देर यहाँ रहेंगे, हमारे घर वाले वहाँ परेशान रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं समझ मेरी बात? तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत दुखी हैं, मेरे से पूछ लो। और तुम कई बार जल्दी भी चली जाती हो तो घर वाले बोलते आ लो, अब बाहर तो गई थी, वापस आ गई। नहीं समझा मेरी बात? ये तो इसलिए सब पता है मेरे को, सबकी बात। चल अब शुरू करें अपन। अफवाह तंत्र चल रहा था, बंगाल की खाड़ी के बारे में चल रहा था, और सबसे लास्ट चल रही थी नदी जिसका नाम था वेरी गुड। कौन सी नदी? गंगा। 3 बातें। क्या कावेरी नदी वर्ष भर बहती है? 12 मासी नदी वर्ष भर जल प्रवाहित होता है क्या? एक शब्द और, सदावाहिनी बोल सकते हैं क्या? जो हमेशा बहती रहे। क्यों? क्यों बहती है? क्या कारण है? कौन लौट के आ गया? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करते वक्त भी इस नदी को पूरी तरह से जल से आजादित करके रखती है। और जैसे ये हवाएं, यानी कि नीचे एचपी रहता है और भारत लो प्रेशर में रहता है, क्योंकि भारत का हमेशा उष्ण कटिबंध है। क्लियर? ऊपर ठंड है तो हाई प्रेशर है। ये एचपी एलपी की बातें अगले टॉपिक में समझ में आएगी, जिसका नाम है जलवायु, क्लाइमेट। क्लियर? अभी कल की ही मौसम विभाग ने खबर दी है, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा कर लेता हूँ कुछ मिनट के लिए। 2 प्रकार के इफेक्ट होते हैं।
कितने प्रकार के इफेक्ट होते हैं? 2 प्रभाव होते हैं। एक ला नीनो और एक अल नीनो। कुछ नहीं, ये कुछ हवाओं के नाम हैं। ये ऊपर एशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ओशनेशिया, इसके इस तरफ दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की तरफ से यहाँ पर चलने वाली हवाएं नीचे की तरफ अल नीनो चलती है। अल, क्योंकि ये नीचे का एरिया मरुस्थल है। क्या है? और मरुस्थल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसी हवा चलती है? गर्म। तो अल नीनो की प्रकृति कैसी है? गर्म। और यहाँ पर जो मानसूनी प्रक्रिया बनती है, और ये है ऊपर वाली लानीनो, इसकी प्रकृति कैसी है? ठंडी। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अगर ला मिल गई, ठंडी में और ठंडी मिल गई, तो भारत में भयंकर क्या होगी? बारिश होगी, वर्षा होगी। अगर अल मिल गई तो भारत के मानसून को क्या करेगी? कमजोर करेगी, नमी वाली हवाओं को खत्म करेगी। क्योंकि ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाएंगे तो पानी की प्रकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, राइट। अपन गर्मियों में किसी को भी, जैसे घर पे कोई आया तो उसको फ्रिज में से बोतल निकाल के हम भी पीने की कोशिश करते तो इतना ठंडा होता है कि पी नहीं सकते, ना प्यास बुझती है ना हम पानी पी पाते, तो हम नॉर्मल पानी डालते हैं, मटके का पानी लेके आते हैं। तो उसमें अगर ठंडे में कोई गर्म पानी या दूसरा पानी मिलाओगे तो उसकी प्रकृति चेंज होती है और ठंडा नहीं होता। समझा मैंने? गर्म में ठंडा पानी मिलाओगे तो भी प्रकृति चेंज होगी, लेकिन इतनी नहीं होती है। लेकिन गर्म हवाएं ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो गर्म हवाएं हमारे मानसून को क्या करती हैं? और जब मानसून को कमज़ोर करेंगी तो भाई साहब एक ही बात होगी मानसून को कमज़ोर करने पर, कि भारत की कृषि किस पर टिकी है? मानसून पर, वर्षा पर टिकी है। क्योंकि भारत में और दूसरी चीज़ें तो है ही नहीं। सब जगह पर जो होगी खेती जो होती है भारत के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? वर्षा की वजह से होती है। आपको पता है किसकी वजह से? वर्षा की वजह से। पूरे भारत में जो है बारिश इन हवाओं से होती है। और भारत में क्या होती है? कृषि होती है। इसलिए मानसून को कृषि का क्या कहते हैं? भारतीय कृषि को मानसून का क्या कहते हैं? जुआ कहते हैं। जुआ एक ऐसा गेम होता है जिसके अंदर हम लोग करोड़पति भी बन सकते हैं तो रोडपति भी बन सकते हैं। रोडपति का मतलब रोड पे बैठ जाएंगे एक बढ़िया सा कटोरा लेकर के, नहीं समझा? एक्सपीरियंस तुम्हें बहुत अच्छा है तुम लोगों को, यस। और लानीनो की जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चों, वो ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी हवाएं। अच्छा, अभी जो बारिश गई भारत में, मानसून आया था, अच्छा बारिश बहुत ज़्यादा हुई कि या फिर बिल्कुल ही नहीं हुई? तो इस बार कौन सा प्रभावी था? जब लानीनो प्रभावी रहेगा तो बारिश बहुत अच्छी होगी, और इसके बाद में जो मौसम आएगा यानी कि ठंड, भयंकर क्या पड़ेगी? सर्दी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अभी शुरुआती हुई है, थावस रख, अभी थावस रख, कोई बात नहीं। दिसंबर आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैं बता रहा हूँ। अभी तो तुम डेली दिन में 2-2 बार नहा रहे थे, वो महीने में 1 बार मुश्किल से होगा, नहीं समझा मेरी बात? यस। तो लानीनो की वजह से वर्षा अच्छी होगी और ठंड सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ये मौसम का पूर्वानुमान होता है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग या मौसम विभाग किसी भी देश का हो, वो एक नंबर का झूठा होता है। वो कहे कि बारिश होगी तो समझो नहीं होगी, समझा मेरी बात? यस। लेकिन इस बार इस बात को मानेंगे कि जब ठंडी हवा भारत के इसके साथ में मिली, मानसूनी हवाओं के साथ में, तो बारिश बहुत अच्छी हुई। तो मतलब अब आगे भी जो मौसम होगा वो भी क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, यानी कि सर्दी बहुत तेज़ पड़ेगी साहब। ये जलवायु में हम पढ़ेंगे। ये हवाएं पेरू के तट से इधर की तरफ चलती हैं, नीचे की तरफ जो हवाएं हैं मरुस्थल वगैरह से इधर से ये अल नीनो चलती हैं, ये ला नीनो चलती हैं। गर्म और ठंडी प्रकृति होती है, आएगी उसके अंदर। तो हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंदर ला नीनो मिला, अच्छे से बारिश हुई, कि यानी कि जो एवरेज बारिश हो रही थी 1 महीने 2 महीने, वो बारिश कितने महीने हो गई? 4 महीने। अरे कितने महीने बढ़ गई? 4 महीने। तो वही कारण है कि यहाँ पर ये बारिश बहुत अच्छी हुई, 4 महीने तक हुई। 4 महीने बाद में ये हवाएं ऊपर की तरफ गई,
और जाने के बाद में जैसे ऊपर की तरफ जाती हैं वैसे ही पीछे की तरफ क्या होती हैं, लौटती हैं। इसको बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। भारत के अंदर मानसून प्रवेश तो इधर से करता है और इधर से, फिर जैसे ही हवाएं वापस आती हैं तो इससे टकरा करके मानसूनी हवाएं यहाँ पर होती हैं। यस, इसलिए तो सर्दियों के समय देखा ना, कभी भी मुंबई वगैरह बॉलीवुड वगैरह की कभी आप कोई भी न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो सब कपड़े कम पहन के रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी रहती है। क्या रहती है? सर्दियों में भयंकर सर्दी नहीं पड़ती है। क्लियर? और जबकि उत्तर भारत में सर्दी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हिमाचल यानी सॉरी माफ़ी चाहते हैं, हिमालय की तरफ से हवाएं किधर आ रही होती है? भारत की तरफ। तो बहुत सारे यहाँ पर जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जैसे कि विंध्याचल वगैरह, सतपुड़ा वगैरह, हवाओं को रोक लेती है और ऊपर वाले एरिया को बहुत ठंडा करती है। इसलिए उत्तर भारत में गर्मियों के दौरान भयंकर गर्मी, सर्दियों के दौरान भयंकर सर्दी, लेकिन वर्षा के समय भयंकर वर्षा नहीं होती, क्योंकि मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ता है धीरे धीरे क्या होता जाता है? कमजोर हो जाता है। इस प्रैक्टिकल को कुछ ऐसा समझिएगा कि जब हमारा नया पेन होता है और उसको जब हम चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीपली चलता है, और जैसे उसके अंदर इंक कम होती है तो धीरे धीरे कैसा चलता है? हल्का चलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही बारिश जो है धीरे धीरे कम होना, तो मानसून आगे बढ़ने पर धीरे धीरे क्या होता है? कमज़ोर होता है। फिर वापस जैसे टकराता है हिमालय से, और हिमालय हमारे लिए क्या काम करता? अवरोधक का काम करता। मैंने बताया भी था कि हिमालय जो है मानसूनी हवाओं को चाइना की तरफ नहीं जाने देता। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत क्या होता? तो पता है क्या होता? बारिश आगे चली गई, लेकिन हमेशा चाइना की तरफ से ठंडी हवा किस में आती रहती? उत्तर भारत में। ऊपर का पूरा एरिया, इवन अपना जयपुर तक, गुजरात तक, मध्य प्रदेश तक, पूरे पहाड़ियों पर क्या जमी हुई होती? बर्फ जमी हुई होती। लेकिन अब अरावली की वजह से ऐसा, सॉरी हिमालय की वजह से ऐसा नहीं हो रहा। समझा मेरी बात में? यस। और हम सब लोग जो है साल के लगभग 10 महीने हमेशा गर्म कपड़े पहन के रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर एवरेज जो रहता वो लगभग 10 डिग्री 12 डिग्री रहता। अभी जो हमने स्वेटर वगैरह पहन रखी तो हमारा जो टेम्परेचर है वर्तमान में 14-15 डिग्री चल रहा है, जो कि रात के समय थोड़ा सा 13 डिग्री हो जाता है, 14 डिग्री हो जाता है, कभी दिन में 16 डिग्री हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना? और पृथ्वी का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? जलवायु पढ़ाऊंगा तो कुछ कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूंगा, कुछ बातें बताऊंगा आपको कि ये सब इतनी ज़्यादा क्यों होता है, अब धीरे धीरे गर्मी क्यों बढ़ रही है, अब जो है सर्दियाँ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सारे मौसमों के बारे में चर्चा होगी, जितने मौसम है, उसके अलावा जितने भी जलवायु को बताने वाले जो लोग हैं, जितने भी व्यक्तिगत वर्गीकरण करने वाले लोग हैं, जिसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है ना? यस, एमएल सिन का जलवायु वर्गीकरण, ऐसे कई सारे लोग हैं जो राजस्थान लेवल पर भी दिए और इंडिया लेवल पर भी दिए। उन्होंने पूरे विश्व का किया था, जिसके अंदर भारत का भी आया, तो भारत का भी जलवायु वर्गीकरण साथ के साथ हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। इसलिए इसकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से जाता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून हमेशा कावेरी नदी को भरा हुआ रखता है। इसलिए ये नदी कैसी कहलाती है? बारहमासी, वर्षभर जल प्रभावित या फिर सदाबहार। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसके अलावा इस कावेरी नदी के बारे में हमने चर्चा की थी कि साहब इसके अंदर जो है दो नहीं 4 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? 4। एक द्वीप का नाम है यहाँ पर शिव समुद्रम द्वीप। क्या नाम है? शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम द्वीप पड़ता है मैसूर में। कहाँ पड़ता है? मैसूर बहुत ज़्यादा सुंदर छोड़िए, स्वच्छ शहर है। स्वच्छ का मतलब एकदम क्लीन। स्वच्छ भारत अभियान चला था 2015 में, प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया था कि अपने शहरों को जो स्वच्छ रखेगा उसको रैंकिंग दी जाएगी, अवार्ड दिया जाएगा। तो सबसे टॉप पर जो शहर रहा वो शुरू में रहा था इंदौर, उसके बाद में कुछ सालों के लिए कौन रहा था? मैसूर। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ये मान के चलेगा हेल्दी, पोल्यूशन वगैरह, कचरा वगैरह सब निस्तारण अलग तरीके से किया जाता है। बहुत सुंदर शहर है मैसूर। क्लियर? और मैसूर कर्नाटक के अंदर जब ये नदी आती है, क्योंकि कर्नाटक से निकलती है, तो वहाँ पर एक द्वीप बनता है जिसका नाम है शिव समुद्रम द्वीप। और उस द्वीप के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है शिव विष्णु मंदिर। क्या नाम है? और वहीं पर ही इसी द्वीप के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कितने? 3 जलप्रपात है। एक का नाम है गगनचक्की जलप्रपात, भाराचक्की जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात।
फिर ये नदी थोड़ा सा आगे आती है, आगे आने पर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है शिव समुद्रम बांध। फिर आगे चलते हैं तो इसके ऊपर कृष्णराज सागर बांध, फिर आगे और आता है मैटूर बांध, फिर एक शहर आता है तिरुचिरापल्ली, एक द्वीप तो यहाँ बनाया। आगे चलते हैं तो 3 द्वीप बनते हैं। कितने द्वीप बनते हैं? 3। एक का नाम है आदिरंगम, एक का नाम है मध्यरंगम, एक का नाम है अंतरंगम या श्रीरंगपट्टनम। इसी के अंदर जो श्रीरंगपट्टनम है उसके अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री रंगम मंदिर। क्या नाम है? श्रीरंग। आप आरएस की तैयारी करेंगे तो उसके अंदर भारत की कला संस्कृति भी पढ़ना पड़ेगा। भारत की कला, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, वेशभूषा, मंदिर, त्योहार, ये सब पढ़ रहे हैं, तो वैसा ही आपको भारत का भी पढ़ना पड़ेगा जिसके अंदर भारत के भी मंदिर होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए श्रीरंगम मंदिर कहाँ पर है, तो उसका सीधा सा आंसर होगा कि श्रीरंगम मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, क्योंकि नदी इसके बाद में तिरुचिरापल्ली के बाद में कहाँ पर पहुँच गई? आंध्र प्रदेश में। 2 ही जगह तो भरी है, कर्नाटक और तमिलनाडु, माफ़ी चाहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर श्रीरंगम मंदिर है। दक्षिण भारत के ये मंदिर द्रविड़ शैली में काफ़ी ऊंचे और बड़े होते हैं। क्लियर? आज भी ये मंदिर सुरक्षित यूँ है क्योंकि उस समय के शासकों ने उत्तर भारत के अंदर जो जितने भी शासक थे उनके सबके साथ में जो है लड़ाइयाँ लड़ी, लोहा लिया इन्होंने। क्लियर? उन्होंने फिर धीरे धीरे आगे जाकर के अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अपने मंदिर को ये लोग, अपनी शैलियों को, अपनी संस्कृति को ये लोग बचा के रखे। और आज भी वहाँ पर जब कभी भी त्योहार वगैरह होता है तो इनके मंदिरों को भव्य सजावट की जाती है। उनके त्योहारों पर शहर के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इनके शहरों के अंदर कई प्रकार के त्योहारों को आयोजित किया जाता है, जो कि अगर उत्तर भारत की बात करें तो हमारे जो त्योहार होते हैं वो 1 दिन के लिए सिमट गए, और एक दिन भी 1 घंटे के लिए सिमट गए, घर के अंदर 1 मिनट की पूजा के तक सिमट गए। समझा मेरी बात में? यस। वहाँ पर जो त्यौहार होता है तो सभी छोटे मोटे मंदिरों को, पहले होता था दिवाली के समय जितने भी भारत के अंदर मंदिर होते थे, छोटे मोटे मंदिर, दिवाली से पहले सबकी क्या की जाती थी? सफाई की जाती थी, सबको जो है कलर पेंट किया जाता था। आजकल लोगों के पास में टाइम ही नहीं है साहब, क्या नहीं है? लेकिन साहब दक्षिण भारत के अंदर आज भी संस्कृति को जीवित रखते हैं, आज भी बड़े बड़े वहाँ पर त्यौहार होते हैं। तो जो कला आप राजस्थान भारत की कला संस्कृति पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो इसका भी नाम आता है। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पर। फिर आगे जाते हैं तो एक और जलप्रपात बनता है गिरने से पहले जिसका नाम है होगेनकल जलप्रपात। क्या नाम है? होगेनकल जलप्रपात। और ये जलप्रपात जाकर के सीधा जो है बंगाल, आगे ये नदी जाकर के सीधा जो है किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, और जहाँ पर क्या बनाती है? डेल्टा। आपको मैंने जब भारत का भौतिक प्रदेश जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैं आपको 4 बातें पढ़ाई थी। एक मैंने पढ़ाया हिमालय। क्या पढ़ाया? हिमालय से आने वाली नदियों ने क्या बनाए? मैदान। दूसरे मैंने पढ़ाया मैदान। फिर पढ़ाया मैंने प्रायद्वीपीय भारत। यस, कुछ इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत मैंने पढ़ाया हुआ आपको। ये अरावली है, छोटा नागपुर का पठार है, असम वगैरह क्षेत्र में चले जाइए, वो एरिया पूरा, ठीक है ना? यस, मेघालय वगैरह। और ये जो है मैदान, ये बहुत ज़्यादा कम सकड़ा है क्योंकि यहाँ की नदियाँ ज़्यादा बड़े डेल्टा नहीं बनाती है। स्पीड से सीधा किस में गिर जाती है? समुद्र में। अपने साथ में लाया मलबा भी सीधा किस में गिरा देती है? समुद्र में। तो डेल्टा नहीं। ये नदियाँ काफ़ी दूरी से लंबे से आती है और धीरे धीरे आती हैं, गिरने से पहले अपने साथ में लाए हुए मलबे को कहाँ बिछाती रहती है? किनारों पर। क्लियर? ऐसे बिछाती रहती है। इससे ये मैदान अत्यधिक क्या बन गए? चौड़े बन गए, मैदान बन गए। और इन मैदानों के अंदर खेती की जाती है तर कृषि। कौन सी कृषि? तर, जिसमें मुख्यतः है चावल, और नीचे की तरफ किसकी की जाती है? गन्ना। कई क्षेत्रों में की जाती है तंबाकू। क्लियर? अभी दक्षिण भारत के अंदर अगर बात करें तो तमिलनाडु धीरे धीरे गन्ना के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए गन्ना का उत्पादन होने के कारण हर फसल का एक अनुसंधान केंद्र होता है, हर फसल का पूरे भारत में एक ही होता है। उस जगह पर उसकी प्रजाति बनाई जाती है। जैसे पूरे भारत के अंदर सरसों कहीं भी पैदा करो, लेकिन उसको लेकर अनुसंधान किया जाता है सेवर भरतपुर में। ऐसे ही गन्ना अनुसंधान संस्थान पूरे भारत का केंद्रीय एकमात्र एक ही जगह है, तमिलनाडु की जगह, जिसका नाम है कोयम्बटूर। क्या नाम है? कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र। गन्ने की किस्में तैयार करना। ऐसी किस्में धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि उत्तर भारत के अंदर
क्योंकि कर्क रेखा जाती है। यस, तो उत्तर भारत के अंदर जो है सूर्य का प्रकाश ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा पड़ता है गर्मियों के दौरान, और यहाँ पर इतना नहीं पड़ता। जब गन्ने की फसल तैयार होती है और उस फसल के अंदर सूर्य का प्रकाश जितना ज़्यादा पड़ेगा, धीरे धीरे गन्ने के अंदर जो शुगर है, सुक्रोज है, उसको धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब जब गन्ने के अंदर रस की मात्रा धीरे धीरे कम हो गई तो बताओ सीधा सीधा चीनी पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि चीनी का उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। इन क्षेत्रों के अंदर गन्ना सबसे उपयुक्त इसलिए माना गया क्योंकि समुद्री तट के पास में होने के कारण, और जिस पौधे को या जिस कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, मिलने पर वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ने के कारण वहाँ पर गन्ने के अंदर रस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे किसका उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है, चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? पूरे भारत के अंदर 3 उद्योग। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार जिस क्षेत्र के अंदर है उसका नाम है कृषि। क्या नाम है? कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है पूरे भारत के अंदर। और दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। क्या नाम है? क्योंकि भारत के अंदर कपास भी बहुत अच्छे लेवल पर की जाती है। क्या की जाती है? कपास। बोलो सब यहाँ पर कपास क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता क्या है, कम है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ इसलिए क्योंकि नदियों के द्वारा क्या आई है, मिट्टी, और जो जल के द्वारा मिट्टी आई उसका नाम ही क्या बन गया, जलोढ़, एलुवियल सॉइल। तो मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? मिट्टी इस क्षेत्र में काली मिट्टी मिलेगी, जो आपको ये एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये एरिया, इस एरिया में काली मिट्टी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए यहाँ पर जो है किसकी खेती की जाती है, कपास। राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर भी, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है साहब, उसके अंदर भी जो है क्या की जाती है, खेती की जाती है। इन क्षेत्रों के अंदर जो है मिट्टी मिलेगी, इन क्षेत्रों के अंदर काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी पहले क्या थे, ज्वालामुखी थे। इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ किसकी खेती की जाती है, कपास, कॉटन की जाती है। होने के कारण यहाँ से कॉटन सीधा पहुँचाया जाता है कहाँ पर, अहमदाबाद, गुजरात में, और गुजरात के अंदर वहाँ पर सबसे ज़्यादा वस्त्र मिले हैं। दूसरा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूसरा ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर लोगों को रोजगार मिलता है, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, चीनी वगैरह और कई सारे उद्योग आएंगे, केमिकल उद्योग, पेट्रो उद्योग, केमिकल पेट्रो उद्योग, मैकेनिकल उद्योग, जितने भी है, क्योंकि भारत में धीरे धीरे मैकेनिकल उद्योग बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले भारत में कारें नहीं बनती थी, और आज दुनिया के अंदर हर दूसरी कार, दुनिया की हर दूसरी कार सिर्फ कहाँ बनती है, भारत में बनती है। क्लियर? और भारत में बनने का कारण भारत के अंदर कार मार्केट की, ऑटोमोबाइल की क्या होना, डिमांड होना। कार, गाड़ियाँ, बस, इन सबको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल। इस ऑटोमोबाइल की क्या होना, डिमांड होना। भारत में कारों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन भारत के अंदर क्या होता है, आदमी होड़ा होड़ काम करता है, होड़ा होड़। पड़ोसी अगर कार ले आया तो एक ही बात बोलेंगे, 2 नंबर का माल आ रहा है इन लोगों के पास में। नहीं समझे आप? पड़ोसी थोड़ी सी बड़ी कार लेके आया, मान लीजिए कोई जिसके अंदर 5 लोग बैठते हो, तो हम उसको तपाने के लिए 8 सीटर कार लेके आएंगे, थोड़ी और बड़ी। नहीं समझा मेरी बात? यस। फिर एक पड़ोसी बोलते 8 सीटर, तो वो थोड़ी और बड़े लाता है, तो वो बड़ी बस ले आता है। नहीं समझा? 52 सीटर। ओके, ये धीरे धीरे बात कहाँ तक पहुँच जाती है, आजकल भारत के अंदर कई लोगों के पास में खुद के हेलीकॉप्टर हो गए साहब। क्या हो गए हैं? खुद के हेलीकॉप्टर। बताओ, घर में कोई आदमी, पड़ोसी बकरी ले आया, छेड़ा ले आया, नहीं समझा मेरी बात? यस। तो वो कहता छेड़ा ले आया, मैं भी ललडिया लेके आऊँगा। नहीं समझा? तो 2 लिया है। मैं जो छेड़िया जो बोल रहा हूँ ना, ध्यान रखना, आपको मैं राजस्थान का पशु संसाधन पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। कभी कभी मैं आपसे जो भी मारवाड़ी में बात करता हूँ, तो ये बात मैं ऐसे आपको हंसाने के लिए नहीं बोलता। बकरी का उपनाम पूछा गया था। बकरी का क्या पूछा गया था? उपनाम। छायड़ी बोलते, छायड़ी, छायड़ी लिखा हुआ, छायड़ी, जिसको ये पूरा ढंग से हम बोलते छेड़िया। नहीं समझा मैं? यस। गरीब की गाय, गरीब की चलता फिरता फ्रीज। नहीं समझा मेरी बात? यानी कि जिसके दूध को कभी भी 1 घंटे बाद ही निकाल लो आप, फ्रीज में रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बकरी लेके डोल रही है उसको। नहीं समझा? छाली लेके डोल रही। गरीब की गाय, यानी गरीब आदमी क्या रखता है? बकरी रखता है।
तो मैं ये तो बड़े लोगों में होड़ चल रही थी कार की, वो कार लेकर आया फिर थोड़ी बड़ी स्कॉर्पियो। किन में से? मैं अजी साहब मैं तो साइकिल लाने लायक भी नहीं हूँ, नहीं समझा मेरी बात? ये मैं तो नरचुई गरीब, मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब। कौन सी स्कूटी? पड़ोसन की। किसी बातें कर रहे हैं, और किसके लिए क्या हुआ? तो आप ऐसे हड़के में ले रहे हो मेरी पड़ोसन को? वो जान, वो ऊपर से कूद के जान दे दे, क्या बात कर रहे हो आप? अब प्लीज मुझे छेड़ो मत आप लोग, तो मैं छेड़ते हो ना, तुम्हें पता है मैं बिगड़ चल रहा है। ये जितनी भी होड़ा होड़ में काम चल रहा है ना, क्या मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? मैं कंपनी खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं इन सब चीज़ों की। मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, समझा मेरी बात? मुझे ज़िंदगी में दिखावे का ज़िंदगी नहीं जीनी। मैं कितने में खुश रह सकता हूँ? अगर जब यहाँ पर रोड जाम हो जाता है ना, तो मेरी स्कूटी निकल करके सबसे पहले आगे पहुँच जाती है। बात समझ में आई? क्योंकि मेरे पास में सिर्फ टाइम की महिमा है। और कभी आपने देखा होगा मेरा जो क्लास शुरू होती है वो 10:30 बजे फिक्स में पहुँच ही जाता हूँ। बहुत कम, और हो सकता है जल्दी भी, नीचे आके बैठ जाता हूँ आराम से कहीं। समझा मेरी बात? मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। वो गाड़ी कहीं ठुक ठुक आ गई, दिन में इतना पैसा के काम है, इतना तो उसका बम्पर हर दूसरे दिन कराऊँ, नहीं समझा? और इतना कोई मैं शांत आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो नीचे उतर के जूती निकाल के दो मारने वाला आदमी, दो मेरे मारे, क्या इज्जत रहेगी? इज्जतदार आदमी हूँ, समझा मेरी बात? यस। और मेरी इस गाड़ी से ज़्यादा, मेरे चलाने से ज़्यादा पड़ोसी लोग चलाएंगे, पड़ोसन चलाएंगे, तो इससे अच्छा रहने दो कि बड़े आवाज़ फ्री हो क्या, ब्याह में चलते हैं। इसलिए मैं शादी ब्याह में बहुत कम जाता हूँ। अगर शादी ब्याह में जाता तो जो ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये मेरा ये सब चीज़ें नहीं कर पाता मैं, ये सब मैं नहीं कर पाता। ये आपको सिर्फ ये जो आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा डायग्राम, आप इसकी बात कर रहे हैं, अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब मैं नहीं कर पाता। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये मैटर सब कोई नहीं कर पाता। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें आ गई, किसके किनारे कौन सा शहर है, सब चीज़ें, जलप्रपात आ गए, सब चीज़ें आ गई। ये नहीं कर पाता मैं। मुझे आवश्यकता नहीं है किसी की शादी में जाने। ठीक है भाई, मत तुम्हारी तुम मेरी मत आना, नहीं समझा मेरी बात करता। और तुम नहीं आओगे तो कौन सा हमारा ब्याह नहीं होगा। ऐसे जीवन में ऐसे कुछ अपने वसूल रखो, हर आदमी के अपने वसूल। क्या कह रही है? मेरी होगी शादी? अरे बड़े हो, 18 साल का, क्यों बाल विवाह कराने पे उतरे हुए हो तुम लोग? और मेरे से प्लीज पर्सनल बात कोई मत करो। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरी पड़ोसन का नाम सरोज है। चलो देखो आप इधर, बहुत बढ़िया बालक हो, और रियल में मैं दिल से बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे मैंने इतने शांत, इतने बढ़िया, हंसमुख, समझदार, पढ़ने वाले, मेरे को और कहीं किसी क्लास में नहीं मिलते। वो बात अलग है कि ये बात मैं हर क्लास में बोलता हूँ, तो इसलिए ध्यान देना। तो ये ऑटोमोबाइल जो है, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है भारत के अंदर। इसलिए बढ़ने का, पहले नहीं होता था ऐसे, क्योंकि धीरे धीरे भारत में उद्योग की चर्चा होने लगी। भारत में उद्योगों को बढ़ना प्रभाव है इसका। ऑटोमोबाइल को बनाने के लिए जो कच्चा माल है, स्टील है, लोहा है, भारत में पैदा होता है। भारत में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। और जहाँ पर कच्चा माल, उद्योग के लिए 3 ही चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। पैसा, पूंजी, दूसरा कच्चा माल उपलब्ध है भारत में, पूंजी उपलब्ध है भारत में, कोई कंपनी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तीसरा परिवहन, तीसरा क्या होगा? परिवहन। और चौथा जो होता है वो संचार वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। क्लियर? कंपनियाँ, इन्वेस्टमेंट, सरकार, सब। तो 4 चीज़ें, और इन 4 चीज़ों की उद्योग ना लगने के लिए 4 चीज़ें ही जिम्मेदार होती हैं। तो जहाँ पर भी कच्चा माल उपलब्ध है वहीं पर ही वो चीज़ें जो है बनाई जाती। समझ पा रहे हैं मेरी बात में? तो भारत में बहुत सारे उद्योग जो हैं धीरे धीरे, भारत में मोबाइल की ज़रूरत हर आदमी को, कई लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 ऐसा हाथ में लेके चलते हैं। बड़े बड़े फ़ोन दूसरी कंपनियों को, पहले जब एप्पल कंपनी, जो दुनिया में सबसे महंगा फ़ोन अभी एप्पल का है, एप्पल कंपनी का जब फ़ोन लॉन्च होता था, तो दोस्तों जब लॉन्च होता था उसके 6 महीने बाद में भारत के अंदर आता था, क्योंकि लॉन्च विदेश में होता था। भारत उन देशों की श्रेणी में था, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत कम थी। और अब डिमांड इतनी होगी, जहाँ पे बन रहा है उनसे ज़्यादा डिमांड होने लगी भारत के अंदर, क्योंकि किस्तों का ज़माना चल गया, हर आदमी किस्तों में खरीद लेता है। नहीं, आदमी देखता है किडनी 2.5 लाख में बिक्री चाहिए, नहीं समझा मेरी बात? ये इसका सौदा कर लेता है, या किसी और किसी की किडनी का सौदा कर ले, कुछ भी कर लेता है जी, समझिए आप मेरी बात। तो आज मोबाइल
एप्पल मोबाइल भारत के अंदर जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन भारत में भी लॉन्च होता है, विदेश में जहाँ पर लॉन्च होगा, अमेरिकन कंपनी का मोबाइल जहाँ पर। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अभी मोबाइल की वो भारत में सिर्फ कुछ कंपनियों ने शुरू की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाले मोबाइल नोकिया, कोरिया की कंपनी है, वर्तमान में बंद हो गई, वर्तमान में सारी चीज़ें खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने एंड्रॉयड ही नहीं लेके आए। एंड्रॉयड के अंदर सबसे टॉप चला सैमसंग, और सैमसंग कंपनी ने अपना सबसे बड़ा प्लांट पूरी दुनिया का भारत में लगाया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ लगाया है? सबसे बड़ा प्लांट। इससे क्या होगा, विदेश से आने वाला जो मोबाइल जहाँ से बन करके आ रहा है वहाँ का टैक्स, भारत का टैक्स, राज्य का टैक्स, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। प्लस और जो कच्चे माल वाली चीज़ें हैं और बहुत सारी खर्चे हैं वो सब बच जाएंगे। यानी कि जो मोबाइल बाहर हमें 40,000 का पड़ रहा था, अब वो भारत में मात्र हमें 25,000 में मिल जाएगा, क्योंकि 15,000 या 20,000 का जो टैक्स था, क्योंकि इन चीज़ों पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगता है, वो था, वो सब खत्म हो जाएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था भी, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। जो भी ITI पॉलिटेक्निक करेगा वो वहाँ पर मोबाइल को असेंबल करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें फिक्स होंगी और किस किस पार्ट्स को कैसे कैसे लगाना है, बनाएगा नहीं, बनी बनाई आएंगी सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को असेंबल करके मोबाइल को फिट किया, एक पैकिंग करने वाले लोग हो गए, फलाने लोग हो गए, करके तैयार। जिस भी किसी देश से डिमांड आ रही है तो उसका पूरा एक कंटेनर तैयार किया, उस देश के अंदर भेज दिया, उस देश के अंदर भेज दिया, उस देश में भेज दिया। लॉन्च होगा 1 महीने बाद, 1 महीने पहले ही भेज दिया, क्लियर। वहाँ पे अभी पहुँचा भी नहीं है और भारत में क्या हो चुका, वो लॉन्च हो चुका। ये होती है चीज़ें, तो सब चीज़ें टिकी होती है, वो सब भारत की कृषि वगैरह इन सब पर टिकी होती है। तो नदियों का भी भारत में सबसे बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। नदियों का सबसे बड़ा योगदान होता है भारत, क्योंकि जितनी भी कृषि वगैरह सारी चीज़ें होती है ये कभी भी समुद्र के पानी से नहीं हो सकती, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, और नदियों का पानी हमेशा क्या होता है, मीठा होता है, क्योंकि एक जल चक्कर से बन करके आती है ना नदी। इसलिए एक दिन बताया था मैंने जल चक्कर, क्या बताया था, हालांकि वायुमंडल में पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक को, जल चक्कर कैसे काम करता है और नदियाँ कैसे होती है। लास्ट नदी कावेरी, इसलिए मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, बस लिखवाना है मेरे को कावेरी नदी, फिर आगे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा इसकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के अंदर या पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की स्थलाकृति होती है। यहाँ पर है समुद्र, क्या है, समुद्र का पानी यहाँ तक भरा हुआ, क्लियर। समुद्र के पानी के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और क्या पड़ता है, प्रकाश। पानी क्या करता है, गर्म करता है, और गर्म करने पर ये पानी, बोलो क्या होता है, वाष्पीकरण। वेरी गुड, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या समुद्र के खारे नमक को भी ऊपर लेके जाता है क्या, कभी नहीं उड़ेगा खारापन, ध्यान रखना, ओके। संघनन होता है, फिर क्या होता है, संघनन का मतलब होता है बादल, क्या होता है, नमी वाले बादल बनते जलवाष्प से, जो कि क्योंकि जब जलवाष्प होगा तभी संघनन होगा, तो जलवाष्प होने से संघनन होगा, और संघनन होने से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे साहब। और बारिश वहीं पर ही होगी जहां पर पर्वतों क्षेत्रों के अंदर क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, और यहाँ पर जो है क्या होगी, बारिश, वर्षा होगी। कई ऊंचे इलाकों में वर्षा जो है चेंज होकर के, और यहाँ पर ऊपर के इलाकों के अंदर जो है क्या जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। ये बर्फ और ये वर्षा का जल सब मिल करके यहाँ पर निर्माण करेगा साहब, किसका, नदियों का। अरे किसका निर्माण करेगा, और नदियाँ इस स्थल भाग पर बह करके, जिसको हम पढ़ रहे हैं, और सीधा किस में पहुँच जाएंगी, वापस समुद्र में पहुँच गई। फिर समुद्र का पानी, ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। ये सिक्का चल रहा है। अब हम इसको प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पे हमारा मकान है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, AC का रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए CFC का यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेड़ पौधे कम लगा रहे हैं, और पेड़ पौधे क्या अवशोषित करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि पेड़ पौधे नहीं लगा रहे। ये सब की सब गैसें हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें, और ये सब की सब गैसें वातावरण के अंदर वातावरण को क्या करती है, गर्म करती है। गर्म करने से, गर्म होने से जो संघनन हो रहा है, नमी हो रही है, वो नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी, गर्म करने से ये बर्फ भी पिघलती हुई आ रही है, और वर्षा नहीं होगी तो ये बर्फ का पानी नदियों के द्वारा किस में जा रहा है, समुद्र में, और समुद्र का जल स्तर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब वाष्पीकरण तो हो रहा है लेकिन ऊपर संघनन नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? इसलिए पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ। और ये बढ़ने के कारण ही क्या पिघलते जा रहे हैं, ग्लेशियर, और इस बढ़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं वैश्विक तापन, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, नदियाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खत्म होती जा रही हैं, पोल्यूशन की वजह से खत्म होती जा रही हैं, प्रदूषित होती जा रही हैं, जिनके जल का उपयोग हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने यहाँ अपनी ज़मीन पर फैक्ट्रियाँ बना दी, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल किस में डाला है, नदी, ताकि नदी सीधा किस में लेके चली जाए, समुद्र में। किसी गहरे खड्डे में नहीं डाल सकते क्योंकि केमिकल कभी सूखता नहीं है, तो केमिकल को नदियों में डाल दिया जाता है, और नदियाँ सीधी ले जाकर किस में डाल देती है, तो यहाँ का भी एरिया को क्या करती है, खराब कर रही है, प्लस नदी को भी खराब कर रहा है पोल्यूशन। और उद्योगों का होना भी जरूरी है, समझा मेरी बात में। तो उद्योगों में ऐसे चीजें ना बनाएं जो पोल्यूशन करती हो। अब क्या किया कि साहब ये धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो पेट्रोल डीजल एक समय बाद में तो धरती से निकल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, तो इसको कम करो। इसको कम करने के लिए लोगों ने क्या किया, बैटरी वाली गाड़ियाँ चला दी। हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी डलती है, परमानेंट डली हुई होती है, जैसे जैसे कम हुई चार्ज कर लिया, फिर एक दिन चल जाएगी, फिर कम हुई फिर चार्ज कर लिया, है ना। किसी बालिका को तो फ़ोन 2-2 3-3 बार चार्ज करना पड़ता है, वो समझ सकती है क्यों करना पड़ता है, कोई बात नहीं। ये जो बैटरियाँ होती है इसका नाम है लिथियम। कौन सी बैटरी होती है, लिथियम, हमारे मोबाइल में डलती है। और मोबाइल में बैटरी खराब होने के बाद में आज भी इस लिथियम बैटरी के बाद में बचा हुआ कचरा खत्म होने के बाद में आज तक वैज्ञानिकों ने खोजा नहीं है कि इसको कैसे ख़त्म किया है, क्योंकि ये लिथियम जो है इसकी आयन डिस्चार्ज होने के बाद में इसका कुछ नहीं कर सकते, और ये वहाँ पर पोल्यूशन फैलाएगी अगर समुद्र में भी इसको डंप किया तो। अभी वर्तमान में हमारा कचरा जितना भी है, सारा कचरा गाड़ियों में भरा जाता है, और ये सारा कचरा फिर ट्रेनों वगैरह में, रेंज कंटेनर वगैरह में भर करके किसके अंदर डाला जाता है, समुद्र के अंदर। और वहाँ पर डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वाटर पोल्यूशन होगा, वहाँ के अंदर मछलियाँ वगैरह जो भी है सब प्रभावित होंगी, सब मर जाएंगी केमिकल से, और केमिकल होने की वजह से उस एरिया के अंदर क्या फैलेंगे, वायरस, और वायरस धीरे बढ़ते बढ़ते इन बस्ती में फैलेंगे, और बस्ती में फैल करके पूरा मानव बस्ती क्या हो जाएगी, खत्म, पूरे विश्व का ऐसा नाश होगा। अब लिथियम का हम कर तो रहे हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना रहे हैं, इनके अंदर बड़ी बड़ी बैटरियाँ डाल रहे हैं, लेकिन इनको ख़त्म करने का आज तक कि भाई इसके बाद में इस कचरे का क्या करेंगे, अभी तक कोई वैज्ञानिकों ने उपाय नहीं खोजा। हम बढ़ तो रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, वातावरण को तो कर रहे हैं, लेकिन इससे डबल इसके बाद में वातावरण और ज़्यादा दूषित होने वाला है साहब, ठीक है ना। तो बोला साहब ये खत्म कैसे करें, तो खत्म ऐसे करें जैसे मानव पहले रहता था, जंगलों में रहो तो झींगा लाला करो, नहीं समझा मेरी बात, यस ऐसे रहो, ना गाड़ियों की जरूरत, ना किसी की जरूरत, ना सरकारी नौकरी की जरूरत, कंदमूल खाओ, गुफाओं में रहो, शिकार करो, और क्या करना, आपस में भाले लेके रखो, एक दूसरे की लड़ाई करो एक दूसरे से, जो कोई भी मानव पसंद नहीं आए तो सरिया लगा के सड़क को उस पर सेक दो आँच के ऊपर, नहीं समझा आप, उसी दिन खा करके झींगा लाला खत्म का। लेकिन मानव इतना ज़्यादा आगे बढ़, अगर ये सब झींगा लाला करेगा तो ये होड़ा वोड़ कहाँ चलेगी फिर, ये सब कहाँ से होगा, बड़ी गाड़ी बड़ी गाड़ी बड़ी गाड़ी कहाँ से लेके आएंगे, बड़ा घर और बड़ा घर कहाँ से लेके आएंगे, पीसा कोड़ा वाला, नहीं समझा मेरी बात, यस पीसा कोड़ा वाला, ये सब चीज़ों। वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जो ये नदी है कावेरी नदी, तो ये कावेरी नदी दक्षिणी पश्चिम मानसून की वजह से हमेशा कैसी रहती है, सदाबहार रहती है, और जाकर के सीधी किसके अंदर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। कल कुछ सिर्फ 2 डायग्राम बनाए थे हमने, कितने डायग्राम बनाए, 2, और डायग्राम देखना, एक डायग्राम मैंने बनाया था कावेरी नदी में गिरने वाली नदियाँ बनाई थी ना, यस, ऊपर से कितनी नदियाँ गिरती हैं, कौन कौन सी,
हेमावती और अर्कावती। नीचे कितनी नदियां? 4। लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, कवानी, अमरावती। ये अमरावती वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं आंध्र प्रदेश वाला, नदी का नाम है, क्या है? अमरावती। आगे जाकर के कावेरी नदी कितने भागों में हो गई भाई साहब? अरे बोलो, 1। और उसके अंदर कितनी सहायक नदियां? 2। ऊपर से मिलने वाली सहायक नदियां यानी कि लेफ्ट साइड से कौन कौन सी? हेमावती, दूसरी अर्कावती। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी और कई छोटी मोटी नदियां होंगी, जब एक नेक्स्ट उसके अंदर लिखेंगे अपन। एक नदी का नाम लक्ष्मण तीर्थ, एक नदी का नाम भवानी, एक का नाम कबानी, एक का नाम अमरावती। निकलती कौन सी पहाड़ियों से है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में सीधा बंगाल की। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। ठीक, छापना शुरू करें। उद्गम लिखा थोड़ा ना तुमने? और लिखे थे क्या? 2 डायग्राम बनाए थे बस। सरकारी नौकरी लग जाओगे तो आपके ये लफड़े खत्म हो जाएंगे। लाइफ में कभी भी जो है ये पैसा किसी से लेना, ये सब ये खत्म हो जाएगा। कहीं काम करोगे, बार बार पैसे मांगते रहोगे, ये भी रहेगा आपका लफड़ा। सरकारी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको नो टेंशन ज़िंदगी जी सकते हैं, बस उसी के लिए अपन मर रहे पच रहे हैं। और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपको कह रहा हूँ ना, वैसे वैसे बस करते रहो, आप 100% नौकरी लगेगी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो कहा वो करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं। और जीवन के हर मोड़ पर मेरी हर एक बात आपको याद आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। लिख लिया? सहायक नदियाँ भी लिख लें, बाएं तट से और दाएं तट से। देखो डायग्राम के अंदर सिर्फ 2 ही नदियाँ आ रही थी, हेमावती और अर्कावती। अब इसमें कितनी बढ़ गई? 2 और, हेरेंगी और सिमसा। दाएं तट से
काबिनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थी बताई थी, दौर, भड़गी, नोयल और सूर्णावती। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जितनी भी तमाम नदियां सब कंप्लीट हो गई है। कहीं पर आदि शब्द लिखा ही नहीं। आदि का मतलब होता है कि और है इतनी, ना ना ना, मैंने सिर्फ फुल स्टॉप ही कर दिया कि इसके अलावा कोई है ही नहीं, राइट। और जो डायग्राम में अपन नदियां बता रहे हैं वो तो मोस्ट नदियां हैं, मोस्टली आती हैं, और कई जगह पर तो वो मोस्ट भी नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन सोचो कि आपको पूरी जितनी है उतनी बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं दिमाग में 2-3 बार। और ऐसा होता है, मानव जीवन के अंदर अगर किसी चीज़ को 15 मिनट का समय दे दिया ना, वो जिंदगी में कभी भूली नहीं जाती। रिपीट बस चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं रटने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा 2-4 बार, 5-10 बार ऐसे हर 5-7 दिन में रिपीट करते रहो अपने टॉपिकों को, तो दिमाग में फिट बैठ जाती है और ऑप्शन देख के ईजिली आदमी आंसर कर सकता है। कई बार होता नहीं कि यार ये चीज़ सुनी हुई है, इसका आंसर आ रहा है सर, एक बार ऑप्शन देना, तो आदमी क्लियर कर लेता है उस बात को। ऐसा तो पूरी दोनों कंप्लीट, बाएं तट की और दाएं तट की लिख लिया आपने। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट, परवा क्षेत्र। करवा क्षेत्र देखो केरल के अंदर भी ये नदी जाती है, किसमें जाती है? केरल। तो केरल के अंदर इसका परवा क्षेत्र 37% रहता है, कर्नाटक में 41, तमिलनाडु में 56, तीनों लिख लो, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, कावेरी नदी विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। लिख लिया। नेक्स्ट, अभी तिरुचिरापल्ली का नाम आया था, डायग्राम में बनाया था ना आपने। यस, तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो कि अभी समझाते वक्त भी बताया था। लिखना, तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। लिख लिया। एक बात और, अगर आपको पूछा जाए कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात, तो नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। क्या हमने शिव समुद्रम डायग्राम में बनाया था क्या? बिल्कुल बनाया था, बनाया था ना। यस, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, एकमात्र नदी तो 2 मानसून से जल प्राप्त करती है। कितने मानसून से? एक दक्षिणी पूर्वी मानसून और एक उत्तरी पूर्वी मानसून। जो इस बात को नहीं समझ पाए उनको समझा देता हूँ, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी। देखो, एक कह रहा है कौन सा मानसून हो गया? दक्षिणी पश्चिमी बोल दो या दक्षिणी पूर्वी बोल दो, कोई बात नहीं, दक्षिणी पूर्वी बोल दो, उत्तरी पूर्वी, इसको समझना। ये इस बात को कह रहा है, ध्यान देना। ये देखें साहब, मान लीजिए ये नदी है यहाँ पर, ठीक है, नया ही डायग्राम बनाता हूँ, देखें इधर, ये लो साहब, क्या तो दक्षिणी पश्चिमी बोल दो या दक्षिणी पूर्वी बोल दो, इसलिए अब जैसे ही ये इधर से गई और जैसे ही मानसून वापस लौटा तो ये ऊपर की उत्तर दिशा और इधर पूर्वी दिशा। ओके, यस, तो मानसून का नाम क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी, यानी लौटता हुआ मानसून। ओके, भारत में प्रवेश करने वाला मानसून दक्षिणी पश्चिमी, और ये उत्तरी पूर्वी बोल रहा है कि भाई साहब ये इस शाखा की बात कर रहा है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा कितनी हो जाती है? 2, एक अरब सागर की, दूसरी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से भी जल लेती है और लौटते हुए मानसून, और लौटते हुए मानसून का कौन सा बोल दिया? उत्तरी पूर्वी मानसून। दोनों से एकमात्र नदी जो दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करती है, उसका नाम क्या है?
जिसको मैंने कल भी समझाया और आज भी मैंने बताया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात तक लिख लिया, सबसे बड़ा जलप्रपात। ये लाइन लिख लो, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, इसका वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मेरा टाइम बहुत खराब होता है। तुम्हें मजा आता है, ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एकमात्र नदी जो दो मानसून डैश करके लिखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून व एकमात्र नदी जो दो मानसून दक्षिणी पश्चिमी व लौटता हुआ मानसून, और जैसे कि ब्रैकेट में लिखना उत्तरी पूर्वी, जी जिन्होंने पहले उत्तरी पूर्वी लिख दिया तो वो ब्रैकेट में कर देना लौटता हुआ मानसून से जल प्राप्त करती है, से जल प्राप्त करती है। अतः ये नदी वर्ष भर बहती है। अतः यह नदी वर्ष भर क्या होती है, बहती। डायग्राम में तो बता ही चुका था कि इसके ऊपर जो जलप्रपात है सारे के सारे शिव समुद्रम, भारतचकी, गगनचकी और होगनेकल, सबके नाम लिख लो। कावेरी नदी के जलप्रपात चारों, 3 कर्नाटक में है, एक होगनेकल जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। 4 हैं जिसमें 3 कर्नाटक में और 1 तमिलनाडु में, लिख लो साहब। लिख लिया, गुड। परियोजनाएं, शिव समुद्रम बांध कर्नाटक, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक, मैटूर बांध तमिलनाडु। कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान देना इधर। जब भी मैं लिखाता हूं परियोजना तो कई लोग बोलते हैं परियोजना लिख रहे हैं, सामने ये बांध बता रहा है। अरे तो बांध इसलिए बनाया जो क्या बना सकते हैं, परियोजना। भाई किसी भी नदी के ऊपर क्या बनाया हमने, बांध बनाया। तो बांध को ऐसे सजाने के लिए थोड़ा ना बनाया, पानी रोकने के लिए बनाया, पूरा पानी रुक गया। और रुके हुए पानी का क्या करेंगे, नहरों के माध्यम से खेतों में पहुंचाएंगे, सिंचाई परियोजना। पीने के लिए पहुंचाएंगे, पेयजल परियोजना। बिजली बनाएंगे, बिजली परियोजना। कितनी परियोजना, 3। तो बांध के द्वारा 3 चीजें काम में ली जाती है। अब उसको चाहे बांध परियोजना बोल दो, परियोजना बोल दो, बांध बोल दो, कुछ भी बोल दो। कुछ भी तो कैसे बोल दो, बस परियोजना या बांध ही बोल दो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम बोलो, हम तो गड़गड़ा बोल देंगे इसको, नहीं बोलना है ऐसे। ऐसे कैसे बोल देंगे, लिखो कावेरी नदी की प्रमुख परियोजना।
कोई सीकर की तरफ का है क्या? सीकर से कौन है? झुंझुनू से? झुंझुनू में कहाँ से भाई? गुड्डागोड़ जी, पोंक, मालासी, जानो मैं गुड्डागोड़ जी, गुड्डा पोंक से, गुड्डागोड़ जी से, गुड्डागोड़ जी से। गुड्डागोड़ जी में कौन सा गांव? बुगाला। अब वहाँ पर वो डावला तक वो भी तो चला रहे ट्रेन, पटरियों का वो चल रहा है सर्वेक्षण, गुड्डागोड़ जी वगैरह सब आएगा। तू कहाँ से सीख कर में समझ? तो अभी हाथ खड़ा कर दीजिए ना। हूँ भगवान का शुक्र है मैंने ये नहीं पूछा कि कोई युगांडा से तो नहीं है, तो उसमें भी हाथ खड़ा कर दी थी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मैं युगांडा से हूँ, मैं तो मान रहा हूँ मैं खुद हूँ युगांडा से। हैं था बस रख लो, पहले 3 तो लिख लो, दीप भी लिखने के। लिखो। कई लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि खत्म हो गया। कोई ऐसे है जिसकी एक बार कॉपी भर गई दूसरी ओर बनाई? कई बोल रहे हैं और 2-4 दिन रुक जाओ सर, भरने वाली है बस है, और 1-2 टॉपिक हो जाए बस। कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है बेटा। ना मेरी है, ना कॉलेज वालों की है, ना जन्म देने वालों की है, गलती सिर्फ ऊपर वाले की। पता नहीं उसको क्या सूझ रही थी, पता नहीं उसने क्या सोचा। जो तेरे को बनाने में इतना टाइम दिया, लेकिन तेरे को भेजा, लेकिन भेजा देना भूल गया। ज़्यादा ही दे दिया। लिख लिया? क्लियर? टोटल कितने बांध बने हुए हैं इस नदी पर? 3 बांध। कौन सा बांध पहला? बांध कहाँ पर है? कर्नाटक। दूसरा कहाँ पर है? मैटूर बांध कहाँ है? कितने बांध टोटल? 3। कितने द्वीप हैं टोटल? 4। कितने हैं? पहला शिव सुंदरम, दूसरा आदिरंगम, मध्यरंगम और अंतरंगम से ना, अंत इसे आगना, ठीक है। बीच में जो मध्य है, शुरू में जो है आदि है, जिससे चीज की शुरुआत होती है। भगवान शंकर को भी आदि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि। जिसका जैसे कोई ना हो, जिसने शुरुआत ही की हो, उसको बोलता है आदि, आदि शिव। तो आदि, मध्य और कौन सा हो गया? अंत। तीनों याद रखना। अंत को ही क्या कहते हैं? श्रीरंगम कहते हैं। श्रीरंगम से याद रखना, श्री रंगपट्टनम जी का क्या है? मंदिर है, भगवान विष्णु का वो है ये, ठीक है। और एक कौन सा है? शिव समुद्रम।
शिव समुद्रम द्वीप भी है और वहीं पर एक क्या है, जलप्रपात भी है, जो कि भारत का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा तो कौन सा है, शिव समुद्र। कौन सी नदी, कावेरी नदी। कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। आदिरंगम, मध्यरंगम और अंतरंगम ये सब किस में है, तमिलनाडु। सारी बातें क्या तो कर्नाटक या फिर क्या हुई, तमिलनाडु। ओके, कितने बांध टोटल, 3। पहला शिव समुद्र, दूसरा, तीसरा मैटू, शिव समुद्रम, दूसरा कहाँ पर, कौन सा है, कृष्णा, तीसरा मैटू, कहाँ पर है, तमिलनाडु। 2-3 बार 4 बार रिपीट करोगे, डायग्राम बना करके लिखोगे। डायग्राम आपको ज्योग्राफी में सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम आप बना ही लो। तो डायग्राम आप बना के करोगे तो इतनी सब रामायण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रामायण ये सब इसलिए लिखवाया ताकि आपको नोट्स के अंदर भी अपडेट रहना चाहिए कि कहीं गलती ना हो। वही बात लिखवाई है जो डायग्राम के अंदर था, और डायग्राम से ज़्यादा ही लिखवाई होगी। देखो मैंने सहायक नदियाँ बताई तो ऊपर तो 2 ही बताई थी मैंने, 2 एक्स्ट्रा और लिखवाई। नीचे सिर्फ 4 ही बताई थी, 2 एक्स्ट्रा और लिखवाई। टोटल कितनी होगी, 6। 6 ऊपर कितनी हो गई थी, 4। 6 और 4 10। टोटल सहायक नदियाँ कितनी होगी, 10। बात समझ में आ गई क्या। दाएं तरफ से बाएं तरफ से जो सहायक नदी बनाओगे या उसका चित्र बनाओगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ऊपर बताया था हेमावती, अर्कावती। नीचे की तरफ से यानी कि राइट साइड से कौन कौन सी होगी, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, और लास्ट में कौन सी, अमरावती। खत्म। तो बहुत इजीली है, प्रैक्टिकल कोई चीज़ करें तो आराम से याद हो जाती है। आप ये मत सोचे कि नहीं होगा, होगा। इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान अगर ये सब चीज़ें इंसान ने बनाई है, मानव ने बनाई है, तो आप भी मानव। इसका खाने पीने से इससे कोई लेना देना नहीं है कि हो सकता है कि सब वो बादाम का हलवा खाते हो तो इसलिए दिमाग तेज चलता है, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो चीज़ है, जितने हमारे अंदर हार्मोन है उनके अंदर है। बस बात यह है कि उनके अंदर आलस्य नहीं था इसलिए किताबें लिख दी, हमारे अंदर आलस्य है इसलिए हम करना नहीं चाहते। एक बार इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे ना, बस करना। बिहार में एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी हो गई बीमार और उसको लेके जाना था हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी नहीं थी, और हॉस्पिटल था पहाड़ी के पार। तो वो आदमी उसको, अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, किसी भी साइकिल वाइकिल पे ले जा रहा था, किस पे ले जा रहा था, पहाड़ी थी, पहाड़ी को क्रॉस करते वक्त बहुत ज़्यादा समय लग गया और उसकी पत्नी की क्या होगी, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। वो आदमी बहुत दुखी हुआ, वो 2 दिन तक खाया पिया नहीं कुछ भी, लेकिन उसके दिमाग में हुआ कि अभी मेरी पत्नी मरी है, मुझे कितना दुख हुआ है। कई बार टेंशन होती है तो बोलता है ना कई वो आदमी, टेंशन मत कर सब सही हो जाएगा। अरे भाई, जिसका बाप मरता उसको पता चलता है कि दर्द कितना हुआ है, जिसकी उंगली के लगी उसको पता चलेगा उसको दर्द कितना हो रहा, जिसको डांट पड़ी किसी टीचर से उसको पता है कि मुझे कितना फील हो रहा है। समझ पा रहा है मेरी बात। जिसका कोई बहुत गहरा साथी इस दुनिया से रुखसत हो गया, धोखा दे दिया, कोई बात हो गई, तो उसको पता चलता है कितना प्रॉब्लम हो रही। समझ पा रहा है मेरी बात। जीतन मांझी नाम का वो व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने अगले ही दिन छेनी ली लोहे की और एक हथौड़ा लिया और उस पहाड़ को काटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। समझ रहा मेरी बात। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर ने उसका किरदार निभाया, जीतन मांझी, और उस पूरे पहाड़ को काट दिया। आप लोग सोच रहे होंगे उस पहाड़ काटा होगा, कोई साहब नाले के जितना काटा होगा, उसमें से एक गाड़ी आराम से, क्या 2 गाड़ियाँ आराम से निकल जाए। वर्तमान के अंदर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान के अंदर उसको जो है वहाँ की धरोहर घोषित किया। वर्तमान वो झारखंड में पड़ता है, उसको क्या घोषित कर दिया, धरोहर घोषित कर दिया। और वो गाड़ी, वो जो मतलब वहाँ से वो जगह कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, मैं दिखाता हूँ। वो व्यक्ति छीनी हथौड़ा, वो आलाप नहीं करा, वो रोया नहीं, और उस व्यक्ति ने बैठ करके उसको धीरे धीरे, या ये नहीं करा कि मैं हाथ पैर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, जितनी खुद को ही रोटी बनानी, खुद ही खाना, खुद सब कुछ करना, उस पहाड़ को तोड़ दिया। क्योंकि उस आदमी ने डिसाइड कर रखा था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। हर आदमी कोई भी उससे पूछता और मांझी क्या हाल चाल है, लगा हुआ है तू बावड़ों की तरह, तो कहता था शानदार, जानदार, जिंदाबाद। समझा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शानदार हूँ, और मैं जिंदाबाद हूँ, और जिंदाबाद रहूँगा, मैं हमेशा जीवित रहूँगा, मैं मरूंगा नहीं, ये कहता था खुद को पॉजिटिव करने के लिए।
और जीतन राम मांझी ने जो पहाड़ दोस्तों तोड़ा वो कौन सा है? सोचो, उस व्यक्ति ने इतने दुख होते हुए ये सब कर लिया। दिखाई दे रहा आपको? इससे गाड़ियां आ सकती हैं, जा सकती है। यस, पत्नी के लिए छेनी हथौड़ा से काटकर 22 साल में, कितने साल में? 22 साल लगे थे इस पूरे पहाड़ को उसको काटने में। ये है जीतन राम मांझी। काटते वक्त देखो धीरे धीरे छेनी हथेड़े से तो तोड़ रहा है, अकेला, कोई साथ में नहीं, और इस पूरी पहाड़ी को काट डाला उसने। ये है वो पहाड़ी। इसके ऊपर फिल्म बनी है जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये बनाई है। ये है असली मांझी व्यक्ति, ये था। समझ रहा मेरी बात? यस, दशरथ मांझी, जीतन राम मांझी नहीं, दशरथ मांझी नाम था उसका व्यक्ति का। ये है वो पहाड़, देख लीजिएगा साहब। ये वो पहाड़ है, देख लीजिए आप। कितना बड़ा, कितना एरिया, गाड़ियाँ कितनी निकल सकती है, सड़क बना दी गई है वहाँ। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो जीवन में ठानना पड़ेगा, कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ें, ये पहाड़ जितनी आपकी लाइफ में, लेकिन ये कॉपी किताब कलम सिर्फ छेनी हथौड़ा है। और खुद आप लोग दशरथ मांझी तोड़ सकते हैं। अगर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। समझ रहा मेरी बात में? यस, ये है चीज। दुनिया का सबसे खतरनाक एक क्रिकेट प्लेयर है आज भी, जिसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर। इसके बारे में एक बात बताऊंगा कभी, अभी तो थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं बाद में, ठीक है? बस इतनी सी आप समझिएगा। आप लोगों को बीच बीच में ये बातें इसलिए करता हूँ ताकि आप मोटिवेशन से भरे रहें, आपका डिमोटिवेट ना हो। कई लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास तो अब सर्दी आ गई, नया कोट नहीं है, पिछले साल था वही पहन रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास नए जूते नहीं है, महंगे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चप्पलों में भी आ सकते हैं। फैशन शो नहीं चल रहा, कोई देखने नहीं आ रहा, किसी को दिखाना नहीं है, अपनी व्यवस्था है, हम कैसे चल रहे हैं। माँ बाप ने 200 रुपये के जूते दिला दी, इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता नहीं है 2,500 के लाने की। अच्छा, वो ऐसा कर रही है, वो तो कुएं में पड़ रही है, उसको क्या लेना देना? खुद को ध्यान रखो आप। समझा मेरी बात? उसके साथ वो ऐसा करो, वो वहाँ घूमने जा रही है, मैं, कोई दिक्कत नहीं। उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, उसके माँ बाप अलग है, तुम्हारे माँ बाप अलग। लड़कियों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेलस। वो ऐसा कर रही है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, वो वहाँ पर वो ले आई, मैं क्यों नहीं लेके आ रही, घर पे कलेश करनी है, लड़ाई। खुद के दम पे करो ना सारी चीज़ें। सपना रखो, जिनके माँ बाप हवाई जहाज में नहीं बैठ पाए उनको अपने दम पर हवाई जहाज में बैठाने की वो रखो। समझा रहे मेरी बात? ये पानी पिलाओ दीदी को। ध्यान दीजिएगा। तो सारी जो नदियाँ होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। यस, अब आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ नदी की, कि नदी का कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे नाम होता है। निकलती है तब क्या बोलते हैं, सहायक नदी मिलती है, उसके बाद में विसर्पण करती है, बहना होता है, क्या होता है वो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ऐसी आकृति बनाती है नदी, ये देखिएगा साहब। कहीं से निकलना वो कहलाता है स्रोत। क्या कहलाता है? उसके बाद में ये नदी उस मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ी ढलानों पर क्या करती है? विसर्प करती है। इसको बोलते हैं विसर्पण करना, घूम घूम करके आती है, ठीक है ना? यस। उसके बाद में कभी कोई सहायक नदी मिलती है तो वहाँ पर दो नदियाँ जब बड़ी मिलती है तो उसको कहते हैं नदी का संगम। मुख्य नदी बनती है, फिर क्या बनती है? मुख्य नदी। कई कबार नदी जो है यहाँ से ऐसे टूट भी जाती है, उसको बोलते हैं तटबंध। क्या बोलते हैं? तटबंध। कभी कभी नदी जो है ऐसे घूम करके अलग से कोई झील का निर्माण भी कर सकती है। इस प्रकार की झील को बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोखुर क्यों बोला? गो यानी गाय, खुर यानी पैर। ध्यान दीजिएगा, गाय का अगर आप कभी निशान देखें तो जमीन पर ऐसा निशान बनाती है गाय। क्लियर? क्योंकि साहब गाय का जो पैर होता है वो नीचे से कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। क्लियर? और वो इस प्रकार से ही नीचे उसका जो निशान है वो ऐसा ही बनाती है। ओके? जब कोई नदी बहती है, जब कोई नदी बहती है, फिक्स,
कभी इसमें से कोई धारा निकल गई, फिर ये धारा इधर मिलने वाली होती है और बीच में कोई बहुत बड़ा एरिया के अंदर जल बना देती है। तो इस प्रकार क्या करती, बीच में बड़ा और किनारों पर कैसे पतला, तो क्या बन गई, गोखुर। इस प्रकार की झील को बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, कभी कभी जो है ये सब इस प्रकार से भी बन जाती है, अत्यधिक चौड़ा, इधर से कम, और ऐसे गोखुर का सा निर्माण करती। नदी के द्वारा बनती है, हमेशा किसके द्वारा बनती है, नदी। कभी भी किसी भी स्थल भाग पर कभी समुद्र के पानी की लहरें अगर अंदर की तरफ आकर के और फिर वापस जाती हैं, तो यहाँ पर जो पानी छोड़ करके जाती है, इस प्रकार की झीलों को बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं, और इस प्रकार की झीलों को बोलते हैं गोखुर। गोखुर का पानी हमेशा मीठा होगा, क्योंकि किसका पानी है, मीठा पानी, मतलब ताजा पानी, फ्रेश वाटर। और हमेशा लैगून का पानी, समुद्र से, समुद्र का पानी कैसा होता है, और हमेशा लैगून झील भी कैसी होती है, खारी होती है, ध्यान रखिएगा। हमेशा लैगून झील जो होती है वो कैसी होती है, खारे पानी की। कोई दिक्कत किसी को। फिर नदी आगे चलती है और आगे चल के जैसे ही ये किसी महासागर में गिरने वाली होती है, गिरने पर उस जगह को बोला जाता है चैनल। नदी और महासागर के बीच का जो एरिया उसको क्या कहते हैं, चैनल। कभी कभी जब ये डायरेक्ट ही समुद्र में गिर जाती है तो वहाँ पर निर्माण होता है एस्चुरी का, लेकिन किनारों पर जब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह बिछा दी थी तो क्या कहलाता है, डेल्टा। और डेल्टा का सबसे अंतिम किनारा क्या कहलाता है, मुख। समझ गया। और कभी कभी यह ज्वार नद, डायरेक्टली नदी समुद्र के अंदर जब गिरती है तो सारा मलबा गिरा देती है अपने साथ में। इतनी दूर से बह कर के आई, इन पहाड़ों के साथ में छोटे छोटे कण ला करके सीधा समुद्र में गिरा रही है, सीधा ही समुद्र में गिरा रही है, तब तो बनेगी एस्चुरी। और देखो ये ब्लैक डॉट से बना रखे, इसके ऊपर डेल्टा लिख रखा, मतलब वहाँ पर क्या की ये जमा कर रही है, और जमा करने से वो एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने से क्या कहलाता है, डेल्टा क्षेत्र में हमेशा बहुत सदाबहार, बहुत गहरे, या बात करें बहुत विस्तृत रूप से वन होते हैं। उन वनों को क्या कहते हैं, नहीं साहब, उन वनों को क्या कहते हैं, कल परसों डायग्राम में दिखाया था, वो तो वृक्षों का नाम है, डेल्टा वन कह सकते हैं। और दूसरा नाम वेरी गुड, मैग्रोवन। क्या बोलते हैं, ऐसी वनस्पति जो पानी में और ऊपर की तरफ रहे, वहाँ का पानी होता है ना तो खारा और ना ही मीठा, ऐसी जगह पर उगते हैं, दुनिया में कहीं नहीं उग सकते। जहाँ पर ऐसा एरिया बनता है ना किसी भी नदी का, जब समुद्र में गिरती है तो उसके किनारे पर जो डेल्टा होता है, डेल्टा में हमेशा कौन सी वनस्पति उगती है, मैग्रो, जिनकी जड़ें भी किसमें तैरती रहती हैं, पानी में। दिखाया था ना मैं डायग्राम आपको, वो मैग्रोवन होते हैं। इनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती है। इनकी लकड़ियाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत, और इनसे क्या बनाई जाती है, नावें बनाई। कोई दिक्कत किसी को। अब नदी जो है वो दो प्रकार की टोपोग्राफी बनाती है, स्थलाकृति बनाती है। एक अपरदनात्मक, क्या बनाती है, कटाव करके, और एक निक्षेपात्मक, जमाव करके। दो ही प्रकार की बातें होती है कि नदी ने अपने स्थान को काट दिया, उस जगह को काट दिया, गड्ढे बना दिए, गहरी घाटियां बना दी, तब तो कैसे हो गई, अपरदनात्मक, अवशेष बना रही है। और जहां पर जाके इकट्ठा कर रही है वो सब क्या होगी, निक्षेप। डेल्टा किस में आएगा, निक्षेप में। गहरे गोर्ज किस में आएगा, गहरी घाटियां किस में आएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। द्वीप जो है, द्वीप है, वो किस में आएंगे, क्यों आएंगे द्वीप पर? अच्छा, मैंने उंगली इधर रख दी तो अपरदनात्मक में आएंगे, निक्षेपात्मक। क्लियर, यस। डेल्टा जो है वो किस में आएंगे, निक्षेपात्मक, क्योंकि वहां पे इकट्ठा कर रही। एस्चुरी जो है वो किस में आएगी, अपरदनात्मक। एस्चुरी में तो पानी सारा उसमें डाली रही है ना। कोई दिक्कत किसी को, यस। लिखेगा हेडिंग, नदी स्थलाकृतियां। नदी स्थलाकृतियां। कई लोग दुखी हो रहे हैं मेरे से,
वो मेरे से क्या, ऐसे लोग भगवान से भी दुखी होते हैं। लिख लिया? लिखेगा इसको सेम, इसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? और फ्लो चार्ट कितने भाग में होता है? 2 भाग। कभी भी कॉलेज की एग्जाम दो और आपको कोई आंसर राइटिंग करनी है, लिखना है शब्दों में, तो वहाँ पर ऐसे फ्लो चार्ट भी बनाओगे। भले ही इस फ्लो चार्ट के अंदर आपने चाहे यहाँ पर अभिषेक बच्चन का नाम और यहाँ पर ऐश्वर्या राय का नाम लिख दिया, उसके नीचे फिर उनके बच्चों के नाम लिख दिए, नहीं समझा मेरी बात? ये इधर पड़ोसियों के नाम लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बंदा सिर्फ ये तुम्हारी ये देख पा रहा है कि यार बहुत सुंदर इसने तो तीर बनाए। तीर बिल्कुल इतने पैने भी नहीं बनाने, पता चले कि सीधा उस जो कॉपी चेक करा उसके दिल तक होकर के गुजरे, नहीं समझ, आर पार चले जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? यस, बनाओ नदी स्थला करती हैं और उसके नीचे 2 आपको क्या करना है, एरो बना के फ्लो चार्ट बनाने हैं, 2 एरो का फ्लो चार्ट। अच्छा 3 एरो होते तो कितने एरो का फ्लो चार्ट हो गया? 3 एरो का। 4 होता तो 4 का। गुड। अपर्धनात्मक स्थला करती, निक्षेपात्मक स्थला करती। सही बात है भाई, अंधों पता नहीं कैसे कर्म किए थे मैंने। भाग भूग जाऊंगा मैं, छोड़, भूल जाए तो। कहीं में आवाज आई बाहर से? अच्छा 12 बज गई, क्या बहुत है आज के लिए, या और लंबी लो क्लास? आधे घंटे कर लो, बहुत है और? ठीक, चलने दो, थैंक यू, इजाजत मिल गई, चलने देते। अब पता नहीं अंदर से पता नहीं क्यों इच्छा कर रही कि बहुत है आज के लिए, है? डायग्राम मैंने बोला डायग्राम बनाने के लिए, नहीं अभी नहीं बनाना, मैं बताऊं तब बनाना। अपर्धनात्मक 2 एरो था, एक तरफ था अपर्धनात्मक स्थला करती और एक तरफ था निक्षेपात्मक, समझी ना, ये वाला निक्षेपात्मक। ले हो रहा, इतना टाइम एरो बनाने में इतना टाइम लगा दिया, रंग भरना थोड़ी ना उस के अंदर, मूर्ख। लिखे ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर, लिखना नहीं, एक बार ध्यान दे। गॉर्ज, जब नदी एक सकड़ी और गहरी क्या बनाती हो, घाटी बनाती हो, जब खड़े पार्श्व वाली सकड़ी गहरी घाटी हो तो क्या कहलाता है, गॉर्ज। कैनियन गोर्ज से क्या होगा, बड़ा। कैनियन गोर्ज की अपेक्षा अधिक क्या होता है, तंग व गहरी घाटी होती है, थोड़ा बड़ा होता है। जलप्रपात, जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ जल का प्रपात यानी गिराए। अकस्मात ऊर्ध्वाधर ऊंचे ढाल से जल के तीव्र गति से नीचे गिरने को क्या कहते हैं, जलप्रपात। क्षिप्रिकाएं, रैपिड्स, रैपिड्स क्या होते हैं, नदी मार्ग के वे भाग, जैसे कई बार क्या होता है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर नदी बह रही है और ये बहती बहती कई कबार जब यहाँ पर ऊंचे ऐसे इलाके आ जाएं और नदी जो है उछले फिर नीचे की तरफ गिरे, तो नीचे गिरेगी तो चट्टानों को काटेगी, गहरी घाटियाँ, तो देखना ऐसे नदी बहती हुई आएगी। क्लियर? यस। कभी जैसे सड़क के ऊपर एक साथ ब्रेकर्स होते हैं और आप बस के पीछे बैठे हुए हो, नहीं समझा मेरी बात? यस। तो जैसे ही बस स्पीड से चलती देखना दर 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 ऊपर से होते हैं, होते कि नहीं होते? यस। आप करते हो और अब बड़े चाय पी रहा है, ची बाबी जमगी, नहीं समझा मेरी बात? यस। या कईयों की चाय गले तक आ जाती है, धरण हो जाती है, देखो धरण हो जाती है, देखो बस यही। तो भाई बड़ा हो, इस नदी के धरण नहीं होती है, नदी पानी को उछालती है, इसको छिपरिकाई कहते हैं। आगे चलते हैं। जल गर्तिका, जब नदी की तली में जल के वेग से छेदन की क्रिया से क्या हो जाते हैं, गर्त। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ छेदन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल गर्तिका। और जो छिपरिकाएं होती है वो ऊपर की तरफ उछलना पानी का। संरचनात्मक पीडिकाएं, यह कठोर व कोमल शैलों की क्रम से 36 परतों से घाटी के पार्श्व में बनी सोपान जैसी आकृतियां होती है। कहने का मतलब
कई कबार नदी जो है वो किसी पहाड़ी क्षेत्र, मान लीजिए इधर से बह रही है, तो कई कबार क्या होती है, नदी यहाँ से कटाव करती है इसका, और करने की वजह से और ये अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से, ये जो पहाड़ी है वो अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से धंस जाती है और नदी इसके अंदर से ऐसे बहती है। कई कबार इसे छत सी बन जाती है। क्लियर? उसको कहते हैं सोपानम घाटियाँ। कहने का मतलब उसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं संरचनात्मक पीठिकाएं। ओके, पीछे की तरफ बनने वाली, पहाड़ी के पीछे की तरफ बनने वाली वो सब कहलाती है। वो किसके द्वारा बनती है? नदी के द्वारा। कठोर और जो चट्टानें होती है, चाहे कठोर हो चाहे कोमल हो, दोनों प्रकार की सेल है, दोनों को ही काट देती है, क्योंकि पानी के सामने जो है किसी की नहीं चलती, क्योंकि स्पीड से बहता है। कोई दिक्कत किसी को? यस। और ऊपर की तरफ जो आपने दो चीज़ें लिखी थी, जिसके नीचे वाली जो फर्स्ट वाली हेडिंग है जिसका नाम है अपरदनात्मक विस्तार करती है, उसमें सबके नाम लिख लो। गॉर्ज लिखेगा, गॉर्ज। नहीं, उसके आगे लिखना चाहो तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है? फिर बाद में कहाँ से लिख पाओगे? आगे नहीं आएगा ये टॉपिक। सारे लिखने, गोर्ज, कैनियन, जलप्रपात, छिपी रेखाएं। कई लोग सिर्फ गोर्ज लिखने के बाद में हाथ में हाथ धर के बैठ गए कि अगला बोलेगा तभी लिखेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनके 11th और 12th के अंदर साइंस थी? हाथ खड़ा करें, अच्छे से करें हाथ खड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे कितने लोग हैं जिनके 11th और 12th में होम साइंस थी? गर्ल्स? अरे भाई साहब, किसी के पास नहीं थी होम साइंस? किसी के पास होगी तो भी हाथ नहीं खड़ी करेंगे, कोई बात नहीं, पता नहीं खुद को क्या बेइज्जती समझती हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 11th और 12th में ज्योग्राफी थी? अच्छा, साइंस में भी ज्योग्राफी ले रखी थी क्या आपने? अच्छा, आर्ट्स में ली, वैसे साइंस में भी ज्योग्राफी ले सकते हैं। हाथ खड़ा करना, कितने लोगों के पास ज्योग्राफी थी 11th और 12th में? ज्योग्राफी। एक अभी वैकेंसी आएगी लैब असिस्टेंट। कौन सी वैकेंसी आएगी? जिनके पास में साइंस रही 11th और 12th में, और जिनके पास में ज्योग्राफी रही 11th और 12th में, सिर्फ दोनों की मार्कशीट लगेगी साहब, जिसमें 12th की मस्ट नीड होगी। लैब असिस्टेंट किसी में ही हो, चाहे आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, ज्योग्राफी, या जिनके पास में साइंस बायो रही हो। समझा मेरी बात में? यस, वो भी
वो साइंस कैटेगरी में निकले। जिनकी लैब होती है ना, जैसे कॉलेज में लैब है, स्कूल में लैब है, उस लैब में कार्य करने वाले कर्मचारियों की। ज्योग्राफी की लैब होती है उसमें करने वालों की। होम साइंस की लैब होती है उसमें। तुम्हारे हेलो इधर तुम्हारे घर के अंदर किसी ने 11th-12th में होम साइंस ले रखी हो, 3 कैटेगरी में निकलती है। अरे ओ फर्जियों, इधर देखिए हैं क्या करिए, नहीं मत कर। ये 3 लोगों के लिए, जो 3 जिनके पास में अलग अलग है ना 11 to 12 उन लोगों के लिए निकलेगी। मैं विस्तृत चर्चा करूँगा कभी बात में। ओके यस। और जिनके पास में ज्योग्राफी रही है उनके लिए मैं काम करूँगा। ओके यस, बताऊँगा इसकी रूपरेखा में क्या होती है पूरी। आ जाए बेटा, होता ही है शुरू में जब किसी के घर जाते हैं ना नए नए, तो समझ में नहीं आते वो लोग, बाद में सब समझ में आने लग जाते हैं। किस अच्छा देखो जलप्रपात देखो कैसे गिर रहा, डायग्राम देखो। नहीं 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 बनाना, हाथ जोड़ता हूँ आपके, है ना। अभी बनाने बैठ जाएंगे, मेहंदी कैसे मारने बनाने शुरू हो जाएंगे। घर पे शौक है, एक हाथ के तो लगा लूंगी, फिर दूसरी फ्रेंड को कहेगी दूसरे के तू लगा देना, तेरे एक हाथ के मैं लगा दूंगी। उल्टे हाथ के नहीं, सही बात। कई लोगों का उल्टा हाथ चलता है तो फिर उनकी उल्टी हाथ की कौन लगाएगा? समस्या हर जगह है। नहीं भाई, मेरी पड़ोसन भी बहुत जोरदार मेहंदी बनाती है, ऐसी बात नहीं। मैं लगाता हूँ। और शादी ब्याहों में मैं बांसुरी की मेहंदी लगाने का काम करता हूँ, और बोले गीतों में भी जाता हूँ, पता से लेके आते हैं। गुड़, कोई भैंस तो ना ब्याई है गुड़ लेके आऊंगा, बता बताओ कब? चोमू वाले कुछ भी कर सकते हैं। बांध क्यों बैठाया जाता है, कोई बता सकता है? क्यों क्यों बैठाया जाता है? क्या मतलब है फिर, जब तुम इतना बोल ही रहे हो कि बयान बैठाना क्या होता है? तो मेरी कौन सी होगी? तगड़े आदमी जिसकी शादी हो जाती है ना, तो वो हंसता है ना, इतनी बातचीत कर पाता है ना, पढ़ाने लायक रहता है ना कुछ। मैं इतना खुश हूँ, मैं ऐसे हूँ, तो सोचो आप मेरी खुशी से क्या लग रहा है आपको, कितना खुश हूँ और क्या। और तुम्हें उससे क्या लेना देना, मेरी हुई या नहीं हुई, नहीं समझा मेरी बात? पढ़ लो चुपचाप। जिमने के लिए आएंगे, खा लो फोकट को कड़ी, जिम आओ। तुम वाले बोलते ना, चाट बांध तो कड़ी चली जाए चे, नहीं समझा मेरी बात? यस, काम करता जोर आए चे, उतारो, हो गया कोई बात। अपना भी कोर्स होते ही गुड़ बांटेंगे अपन, सब अपने घर से 1-1 किलो लिया ना गुड़। नदी विसर्प और संप्राय मैदान, जब नदी ऊपर सांप की भांति विसर्पण करती है तब, और संप्राय नदी के द्वारा निर्मित एक मैदान नीचे की तरफ, वो कहलाता है।
लिख लिया? ये बेटा तब लिखना जब मैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद में उतारना ही मकसद नहीं है हमारा। कर लिया? ध्यान देंगे। अब आती है निक्षेपात्मक शिला करती यानी कि अब ऐसी आकृतियाँ आ रही हैं जो नदी के द्वारा क्या की गई हैं, बनाई गई हैं, निक्षेप की गई हैं। वहाँ की जो मिट्टी वगैरह लाकर, अब मिट्टी को उसने काटा नहीं है, पहाड़ी को काटा नहीं है, अब उसने क्या किया, अब उसने वहाँ पर जमा किया है। क्या क्या? पहले आता जलोढ़ शंकु। जब कभी भी नदी किसी पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पर जलोढ़ शंकुओं का निर्माण करती है, यानी शंकु आकार के जलोढ़ का। जलोढ़ मतलब मिट्टी का। कैसे? वो कुछ इस प्रकार के, ये देखिएगा, जैसे कोई नदी आती है तो वहाँ पर इस प्रकार से मिट्टी को बिछाती है और वहाँ पर शंकु के आकार के, शंकु होता है ऊपर से चौड़ा और नीचे से कम। जब कभी भी किसी भी बोतल के अंदर अपन लोग पानी वगैरह कुछ छाछ वगैरह डालते हैं तो वो अपन एक कूपी का इस्तेमाल करते हैं, होती है ना कूपी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कीप, उसका इस्तेमाल करते हैं। कीप की जो आकृति होती है प्यारे बच्चों, होती है शंकुनुमा। कैसी होती है? तो समाप्त आज के लिए, बंद कर दे बेटा।